हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आनुवांशिक शोध और विदेशी आर्य ब्राह्मण डीएनए इस किताब के संबंध में चर्चा करने वाला हूं। डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण जो कि एमबीबीएस हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है डीएनए के संबंध में। स्वाभाविक आप जानते हैं कि डीएनए विज्ञान का पार्ट है और ये स्वयं डॉक्टर साहब हैं। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इस किताब को लिखा हुआ है। हालांकि लेखक ने इस किताब को विस्तार से लिखने का प्रयास किया है और काफी कुछ जानकारी देने का प्रयास इस किताब में किया है, लेकिन एक जो मूल पार्ट है वो इस किताब से छूट गया है, तो उसकी पूर्ति मैं इस किताब से करूंगा। आरंभिक भारतीय, जो कि टोनी जोसेफ की किताब है, इसको मदन सोनी ने हिंदी में अनुवाद किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया था, उसने ये कहा था कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, इस पर वीडियो बनाया जाए। तो ये जानकारी बहुत शानदार है, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाया जाना चाहिए। डीएनए पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ ऐतिहासिक और साहित्यिक जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। यानी इस वीडियो को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो लगभग आधे वीडियो से शुरू होकर और अंत तक जाएगा। तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि जैसे कि आपको मालूम है कि विदेशी आर्य ब्राह्मण हमारा आज का ये विषय है। वेद में शब्द मिलता है वर्ण। जब वर्ण शब्द पहली बार वेद में आया है तो वो रंग के पर्याय में आया है, यानी वर्ण शब्द का मतलब रंग है। भारत में प्रचार किया जाता है कि ये वर्ण व्यवस्था चयन करने की व्यवस्था है। आरंभ में ये रंग व्यवस्था है, यानी जब आर्य लोग यहाँ पर आए, जिनकी पहचान आज भारत में ब्राह्मणों के रूप में है, या फिर जो संस्कृत भाषी लोग हैं उनके रूप में है, या फिर जो आजकल हिंदू धर्म में अपने आप को नस्ल के रूप से श्रेष्ठ मानते हैं, उन लोगों के रूप में है। जब ये भारत में आए, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख के रखा हुआ है कि जो काले वर्ण के लोग हैं, यानी कृष्ण वर्ण के लोग हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, शूद्र हैं। और जो गोरे वर्ण के लोग हैं, वो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। तो इस तरीके से एक बात हो गई रंग की, यानी भारत में जो रंग की व्यवस्था है वो नस्ल के आधार पर है। यानी जो ऋग्वेद में शब्द आता है वर्ण, वो नस्ल के आधार पर आता है, क्योंकि भारत में जिन लोगों को नीच समझा जाता है वो मानवीय आधार पर नहीं, वो नस्ल के आधार पर नीच समझते हैं। और जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं वो भी नस्ल के आधार पर श्रेष्ठ समझते हैं। और दुनिया में बड़े पैमाने पर जो भेदभाव हुआ है वो नस्ल के आधार पर हुआ है। तो भारत में एक व्यवस्था तो ये हुई। दूसरी बात, जो लोग पढ़ाई लिखाई पर अपना एकाधिकार बताते हैं कि हम ही पढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं, अगर ये भारत में आरंभ से रहे होते तो सम्राट अशोक के समय की लिपि मिलती है, हड़प्पा सभ्यता के समय की लिपि मिलती है, इसको ये लोग नहीं पढ़ पाते हैं। यानी इनकी ये कल्पना बहुत बाद की रही होगी। और उस समय की जो भाषा लिपि है, यानी भारत में इनसे पहले और इनसे अलग भारत में एक शिक्षित वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग रहा है, जिसने अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, जिसके पुरातात्विक प्रमाण हमें भारत में आज भी मिलते हैं। तो ये दूसरा कारण हुआ। तीसरी बात, जो भारत के इतिहास में देवासुर संग्राम को दिखाया जाता है, तो यहाँ पर असुरों के जो नगरों को नष्ट किया जाता है, असुरों को मारा जाता है, उनके तो प्रमाण हमें मिलते हैं हड़प्पा में। लेकिन जिन देवताओं की चर्चा की जाती है या जो भगवान जिनको बनाया गया है, उनके यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर इनको मारा है। तो ये एक बात दिखाती है कि यहाँ पर ये आक्रमणकारी के रूप में आए हैं। यहाँ पर हम अगली बात विद्वानों की कर लेते हैं कि भारत में कई ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि आर्य विदेशी हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें जो सूची यहाँ पर जो लेखक ने दी है, उनमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, दयानंद सरस्वती का नाम आता है, लाला लाजपत राय का नाम आता है, सर रमेश चंद्र दत्त का नाम आता है, आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, राजा राम मोहन राय, मोहनदास करमचंद गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। इस तरीके से एक लंबी सूची है जो भारत में आर्यों को विदेशी मानते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी बात और कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। जब मैंने इतिहास को पढ़ा और अंग्रेजों के समय में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो उस समय पश्चिमी विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को ऐसा दिखाने का प्रयास किया है कि इस सभ्यता का निर्माण पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर हुआ है, या फिर पश्चिमी लोगों ने इस सभ्यता को बनाया है। इस तरीके से उसमें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जब भारत का जो आज का शिक्षित वर्ग है, या जो अंग्रेजों के समय में शिक्षित वर्ग था, क्योंकि शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यही लोग रह जाते हैं जिनके पास शिक्षा का अधिकार था। तो उन्होंने भी ये दिखाने का प्रयास किया है कि ये आर्य संस्कृति है। लेकिन ना तो वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित कोई संस्कृति है, ना ही वो आर्य संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति इतनी विशाल है कि दुनिया के उस समय की जितनी संस्कृतियां हैं
चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की या चीन की, इन सभी को भी मिला लिया जाए तो भी भारत की हड़प्पा सभ्यता का मुकाबला नहीं कर सकती। यानी क्षेत्रफल में ये सभी मिलाकर भी उससे बहुत छोटी है। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक स्वतंत्र सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है और इतनी विकसित थी। ये भारत के मूल निवासियों द्वारा इसको बनाया गया था, जिनको आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया और उस समय का जो विज्ञान था वो उन्होंने उसी समय खत्म कर दिया। आप जब ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो अगर आप जरा से भी सजग होकर उसको पढ़ेंगे, उन किताबों को पढ़ेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि ये विज्ञान के विरोधी हैं। अब हम आते हैं अपने मूल विषय डीएनए पर। लेखक ने इसमें लिखा हुआ है कि उताह विश्वविद्यालय अमेरिका के डॉक्टर माइकल बामसात और आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम के प्रोफेसर बी भास्कर राव, इन्होंने संयुक्त रूप से आनुवांशिकी के आधार पर भारत में जो जातियां हैं उन पर डीएनए के आधार पर, आनुवांशिकी के आधार पर 1996 से एक जांच शुरू की। यानी इन्होंने डीएनए को आधार बनाया और इन्होंने ये जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्या कारण है, क्योंकि संसार भर में ये जो विविधता है भारत में, ये कहीं और देखने को नहीं मिलती है। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए इन्होंने इस जांच को शुरू किया 1996 से और 2001 में ये रिपोर्ट दुनिया के कई अखबारों में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई। और इस जांच को करने के लिए आंध्र प्रदेश से 8 वर्गों के लगभग 265 सैंपल लिए गए। पूरे भारत से लगभग 400 जातियों से सैंपल लिए गए और इनका महाद्वीपों में, समुदाय में भी तुलना की जा सके, इसलिए जैसे एशिया महाद्वीप हुआ, यूरोप हुआ और अफ्रीका हुआ, तो लगभग 350 सैंपल यहाँ से भी लिए गए। और जब ये सैंपल के नमूने सामने आए डीएनए के आधार पर, तो यहाँ पर जो परिणाम सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ब्राह्मणों का डीएनए भारतीयों के डीएनए से, यानी जो भारत के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, इनके डीएनए से मैच नहीं करता, बल्कि इनका डीएनए यूरोप से अधिक मैच करता है। लेखक ने इसमें लिखा हुआ है कि भारत में जो ब्राह्मणों की जनसंख्या है 3.3%, इनका डीएनए भारत के मूल निवासियों से मैच नहीं करता है, बल्कि यूरोप में जो एक जगह है वोल्गा, वहां के लोगों से मैच करता है। और कितना मैच करता है? 99.98%, यानी लगभग 100% कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्षत्रियों का जो डीएनए है, जिनको भारत में 5.5% दिखाया गया है, इनका डीएनए मैच करता है 99.88%। और यहाँ पर जो वैश्यों का डीएनए है वो 99.84%, यानी 99% तो मैच कर ही रहा है, ये लगभग 100% के आसपास ही है। और इनका डीएनए मैच करता है यूरोप से। तो ये डीएनए के आधार पर सिद्ध होता है कि ये विदेशी हैं। पुरातात्विक आधार पर, साहित्यिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर ये लोग हमेशा प्रश्न खड़े किया करते थे कि ऐसी बात नहीं हो सकती है, हमारी संस्कृति यही है, इस तरीके से। अब ये डीएनए भारत के इतिहास में ये इनके विदेशी होने का एक मजबूत प्रमाण है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस किताब में जो लेखक ने एक कमी छोड़ दी है, वो कौन सा डीएनए है जो कि ब्राह्मणों में पाया जाता है और जिससे ये सिद्ध होता है कि ये इनका संबंध यूरोप से है। तो इसके लिए हमें इस किताब में जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन इसकी जानकारी हमें इस किताब में अवश्य मिलती है। तो अब हम इस किताब से जानकारी आपको एक कागज पर समझाएंगे। आर्यों की विशिष्ट आनुवंशिक निशानी की चर्चा हम कर रहे थे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाई क्रोमोसोम है, ये पिता की वंशावली दिखाता है, और यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये माँ की वंशावली दिखाता है। तो हम यहाँ पर आर्यों की वंशावली देख लेते हैं। यहाँ पर आर्यों का जो मूल हैप्लो समूह है वो है R1A, इसका सबक्लैड है R1A M417। तो 3800 BC में, यानी आज से लगभग 5800 साल पहले जब इसका विभाजन होता है, यानी इसका सबक्लैड बनता है, R1AZ 282 है, ये सिर्फ यूरोप में मिलता है, यानी इसका विस्तार यूरोप में हुआ। और ये R1AZ 93 ये मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में इसका विस्तार है। और भारत में जो मिलने वाला R1A का सबक्लैड है वो यही है R1AZ 93। तो भारत में आर्य यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिस हैप्लो समूह को धारण करते हैं वो है R1AZ 293। यहाँ के लोगों को इसी सबक्लैड ने प्रभावित किया है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं कि जब 1693 लोगों का यूरोप में सैंपल लिया गया था जिनका संबंध R1A M417 से था,
तो इनमें से 96% लोग या इससे और ज़्यादा R1AZ282 से संबंध रखते हैं, जो कि ये यूरोप में मिलता है। और वहीं जब मध्य एशिया के और दक्षिण एशिया के 490 लोगों का सैंपल लिया गया तो इनका 98.4% संबंध R1AZ93 इससे संबंध निकला है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत से जैसे आप उत्तर की तरफ चलेंगे, यूरोप की तरफ चलेंगे, तो R1AZ जो 93 यहाँ पर सब क्लैड है, जो कि भारत की जनसंख्या में यानी आर्यों में बड़ी गहराई से इसमें फैला हुआ है। वही जब उत्तर की तरफ आप जैसे जैसे जाते जाएंगे तो ये R1AZ93 कम होता जाता है और यूरोप में R1AZ282 इसकी संख्या बढ़ जाती है वहाँ पर। और आप इसको जब ऊपर तक जाएंगे तो R1A का संबंध आपको वहाँ नॉर्वे, स्वीडन, जो कि यूरोप के सबसे उत्तर के देश हैं, वहाँ तक आपको ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो जाता है कि भारत में ये आर्य आए हुए हैं और ये 3800 BC के बाद में आए हैं। हालांकि इसकी डेट 2000 BC से लेकर के 1000 BC के आसपास रखी गई है और ये एक साथ नहीं आए हैं, ये इनका आने का क्रम जारी रहा है, लंबे समय तक ये आते रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक ये L3 जो महिला है इसकी बात कर लेते हैं। तो L3 का उद्भव लगभग 70,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका में ही हो गया था और इसका विभाजन आप यहाँ पर देखेंगे तो जो N सब क्लैड है इसका ये 61,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया और इसी का R सब क्लैड है जो कि आपको यूरोप में और भारत में देखने को मिलेगा। इसका एक सब क्लैड है M, ये केवल आपको भारत में देखने को मिलता है। तो हमें ये महिला की वंशावली बताने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि आर्यों के घर में जो महिलाएं हैं यानी आर्य जातियां हैं उनमें से 70 से 90% महिलाएं जो कि भारत की मूल निवासी हैं ये वही महिलाएं हैं। इसलिए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आर्य यहाँ पर आक्रमणकारी के रूप में आए हैं क्योंकि ये महिलाओं को लेकर नहीं आए हैं। और आर्यों के घर में जो महिलाएं हैं वो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, इन्हीं की महिलाएं हैं जिनको इन्होंने उस समय अपहरण किया होगा या फिर इनको बंदी बनाया होगा, दासी बनाया होगा, जो भी उस समय परिणाम निकले होंगे। क्योंकि इन्होंने आक्रमण किया है तो स्वाभाविक है कि इन्होंने महिलाओं को बंदी बनाया होगा। बाद में उनसे शादी विवाह करके और संतान उत्पत्ति करके अपनी वंशावली वो चला रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट है। अब यहाँ पर हम कुछ बातें आपको बता देते हैं कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था बताई जाती है कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है, ये बात गलत सिद्ध हो जाती है क्योंकि जो लोग इस व्यवस्था को मानते हैं उनको अभी आए हुए भारत में लगभग 4000 साल ही हुए हैं और इन्होंने जो सारे के सारे भगवान हैं, इनके देवता हैं, वो सभी इनके काल्पनिक हैं। और ये किसको इन्होंने भगवान कहा है, जैसे यहाँ पर जब ये आए तो इनके कुछ बलशाली योद्धा रहे होंगे जिन्होंने हड़प्पा निवासियों के ऊपर विजय हासिल की है, उनको इन्होंने बाद में भगवान का दर्जा दिया है। और इस तरीके से भारत में कुछ इन्होंने विद्वानों की कल्पना की है, जैसे चाणक्य है। चाणक्य एक विद्वान है राजनीति का, इसकी प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है और ये ऐतिहासिक पात्र है, ये कहीं से भी सिद्ध नहीं होता है। हम यहाँ पर बात करते हैं संस्कृत भाषा की। देखिए, ब्राह्मणों को केवल देवनागरी लिपि पढ़ना आता है। अब हम जानते हैं कि धम्म लिपि सम्राट अशोक की है और धम्म लिपि से निकली है गुप्त लिपि, या फिर इसका परिवर्तित रूप है जो कि समय के साथ में बदल जाता है, और इससे निकली है देवनागरी। अगर ये बात सही है तो ये देवनागरी लिपि आर्यों की लिपि नहीं हो सकती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर संस्कृत को। तो संस्कृत के बारे में विद्वानों का ऐसा कहना है कि ये आर्यों की भाषा है। ये बात सही है कि आर्यों का इस पर एकाधिकार है, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि समुद्रगुप्त का हमें एक लेख मिला है, समुद्रगुप्त का एक लेख मिलता है, इसको कहते हैं कि ये विशुद्ध संस्कृत में है, विशुद्ध संस्कृत में। अब यदि विशुद्ध संस्कृत में समुद्रगुप्त का लेख है तो यह गुप्त लिपि में लिखा गया है। गुप्त लिपि धम्म लिपि का ही एक रूप है, सम्राट अशोक की लिपि है उसी का एक रूप है। अब गुप्त लिपि आर्यों को पढ़ना नहीं आता है और संस्कृत भाषा अगर मिलती है, संस्कृत भाषा मिल रही है, गुप्त लिपि में मिल रही है और आर्य इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। आर्य का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण ही हैं। अगर ब्राह्मण इस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं, यदि संस्कृत भाषा इनकी होती तो निश्चित तौर पर इनको पढ़ना आता होता, क्योंकि ये पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सवाल एक खड़ा होता है। हालांकि सभी विद्वान ये मानते हैं कि ये आर्यों की भाषा है।
अब यहाँ पर दो बातों में से एक बात सही होगी, या तो जो लोग समझ रहे हैं वो बात हो सकता है कि आगे चलकर गलत सिद्ध हो, या फिर तो हमें बताया जाता है कि जो समुद्रगुप्त की भाषा है विशुद्ध संस्कृत है, जिसको इसके कवि हरिशरण ने लिखवाया है वो संस्कृत नहीं होगी। यदि संस्कृत है और संस्कृत आर्यों की भाषा है तो ब्राह्मणों को ये पढ़ना आना चाहिए। ब्राह्मणों ने इसको नहीं पढ़ पाया, अंग्रेजों के समय में इसको पढ़ा गया है। मैं इनके ये दावे को भी झूठा मानता हूँ। हमने यहाँ पर जो भारतीयों का पितृवंश है, भारतीयों का पितृवंश, इसकी चर्चा नहीं की है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो मूल उद्देश्य है वो आर्यों की विशिष्ट आनुवंशिक निशानी है उसको बताना था। खैर, हमें इस किताब में जो आरंभिक भारतीय है इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी भारतीयों के विषय में मिली भी नहीं है। जब भी हमें जानकारी मिलेगी हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। खैर, हमने तो ये बताना था कि जो आर्य हैं वो विदेशी किस तरीके से हैं, उनका डीएनए प्रमाण मैंने आपको दिया है। इस तरीके के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।